Hello, dear students. Welcome back. Today we are doing the last part of our seventh chapter. इसको हमने कवर कर लिया, हमने बॉयल्स लॉ कर लिया, चार्ल्स लॉ कर लिया. अब हम लास्ट में गैस इक्वेशन करने वाले हैं. उसके बाद सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स बचते हैं. So I hope you are with me and you are able to understand everything. Now let us start this gas equation. गैस इक्वेशन जो है इसमें हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों जो हमारे जो तीन हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं वो उन तीनों को हम इसमें पुट करेंगे जब इस फॉर्मूले में, तो हमारा ये गैस इक्वेशन बन जाती है. प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर PVT तीनों हम इसमें इंक्लूड करेंगे. तो अभी हमने जो अब तक पढ़ा था बॉयल्स लॉ में क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर जो थे उससे हम डील कर रहे थे. तो बॉयल्स लॉ था वो, है ना, जो आपने पढ़ा था P1V1 इज इक्वल टू P2V2. उसके बाद चार्ल्स लॉ में हम आए तो हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में. वो उन दोनों का रिलेशन पढ़ा कि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब हम इन दोनों लॉज को अगर कंबाइन कर दें, बॉयल्स लॉ का जो फॉर्मूला था या बॉयल्स लॉ में जो हमने प्रूव किया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या फिर और चार्ल्स लॉ में हमने जो पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों लॉज को कंबाइन करें कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद प्रेशर एंड डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर इन दोनों लॉज को कंबाइन करके एक कांस्टेंट बनाया जाए, एक इक्वेशन बनाई जाए, एक फॉर्मूला बनाया जाए, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा PV/T इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर कांस्टेंट. हमने दोनों को रख लिया. देखो पहले V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू टी कर लिया, और दूसरा हमने कर लिया कि V इज इक्वल टू T/P इंटू कांस्टेंट पुट कर दिया, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट गया है यहाँ पे. ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह हमें कोई कांस्टेंट वहाँ पे रखना पड़ता है. ये आपने होपफुली मैथ्स में पढ़ा होगा, आपको ये पता होगी ये चीज़. सो PV/T इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर कांस्टेंट. अब ये कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम को हम वेरी करें V1 से V2 और प्रेशर चेंज होगा P1 से P2 और टेम्परेचर T1 से T2, एक ही पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है, तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो आपकी क्या बन जाएगी, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2. ये जो है ये गैस इक्वेशन कहलाती है. दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन. इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं और गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं. ये जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिल गया है P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ये आपके फॉर्मूले में यूज होगा, न्यूमेरिकल्स, ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. This equation is used for calculating changes in gas volume when both pressure and temperature change. मतलब वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करना है जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरी कर रहे हैं, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. या फिर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है जब V और T वेरी कर रहे हैं, या T कैलकुलेट करना है जब P और V वेरी कर रहे हैं, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करने वाले हैं. नाउ देयर इज अनदर थिंग, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये आपने पढ़ा हुआ है, STP जो होता है, आपको वैल्यूज भी पता है. लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि STP को हम यूज क्यों करते हैं, STP की ज़रूरत क्या है हमारी कैलकुलेशंस में. क्योंकि जब हमने अभी पढ़ा था कि वॉल्यूम में जो चेंज है वो बहुत बड़ा मेजर चेंज होता है, रिमार्केबल चेंज होता है. अगर उसके टेम्परेचर और प्रेशर को हम वेरी कर रहे हैं तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज हो जाता है. तो इस वजह से हमें कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे कि हम मतलब एक रेफरेंस के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे ताकि उसके अगेंस्ट हम कैलकुलेशंस कर सकें. तो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हमने चूज की हैं, दे आर 273 केल्विन फॉर टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट या 1 ATM फॉर प्रेशर, या फिर 760 mm ऑफ Hg. ये हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है. तो इसका रीज़न आपकी बुक में जो दे रखा है कि since volume of a gas changes remarkably with change in temperature and pressure, it becomes necessary to choose standard values of temperature and pressure to which gas volumes can be referred. तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड चूज करने के लिए कि उसके अगेंस्ट हम कैलकुलेशन कर सकें, तो इसलिए हम ये STP लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज लेते हैं. यहाँ पे दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, 760 हम mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 76 सेंटीमीटर, या एटमॉस्फेयर में लिखेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर. आपका 9th का जो सिलेबस है, हर स्कूल ने टर्म 1 टर्म 2 का अपना इंटरनल सिलेबस डिसाइड किया हुआ है. तो मोस्टली स्कूल्स में जो ये वाला चैप्टर है वो टर्म 2 में ही आ रहा है, और कुछ में ऐसा हो रहा है कि फाइनल एग्जाम्स में कुछ स्कूल्स में सारा ही सिलेबस दे रहे हैं.
जैसे कंप्लीट फुल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, फुल चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वो स्कूल के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड बिसाइड्स इसके अलावा जो पैटर्न है, अभी जो आपका टर्म 1 का तो ऑब्जेक्टिव था कम्प्लीटली, अब जो टर्म 2 का पैटर्न है या जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे वो पैटर्न आपके स्कूल पे डिपेंड करेगा, तो इट विल नॉट बी फुली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। जैसे कि सीबीएसई का आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिविटी भी है और सब्जेक्टिविटी भी है, तो आपको उस तरीके से आप प्रिपेयर करना है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मिक्स आएगा आपका क्वेश्चन पेपर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, एनी चेंज इन pressure or temperature is likely to change the volume of a gas। ये क्या कह रहे हैं, वही ये पूरा चैप्टर देखो आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि सिर्फ इसमें पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर प्रेशर चेंज होगा गैस का तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का किसी पर्टिकुलर गैस पे क्या इफेक्ट होता है, चेंज हम करते हैं इन तीनों एंटिटीज को, तो गैस के अंदर क्या चेंज आता है वही इस पूरे चैप्टर में दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए जब हम वॉल्यूम स्पेसिफाई करते हैं किसी गैस का, तो हमें उसका प्रेशर और टेम्परेचर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही गैस का वही वॉल्यूम, अगर हमने उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी गैस का जब वॉल्यूम मेंशन कर रहे हैं तो अकेला वॉल्यूम मेंशन करने से काम नहीं चलेगा, और उस वॉल्यूम के साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है, और उसको हाउ मच प्रेशर हैज़ द गैस बीन सब्जेक्टेड टू, गैस पे कितना प्रेशर लगाया हुआ है हमने, कितना प्रेशर उसके ऊपर है। तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे चलती हैं गैसेस के रिलेशन में, क्योंकि अभी हमने लिखा था, अभी हमने पढ़ा था कि क्यों ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से गैस के वॉल्यूम पे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, इनफैक्ट हाफ हो जाता है वो। ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी वो डबल हो सकता है। तो इसीलिए मतलब बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उसकी क्वांटिटी में, उसकी वैल्यू में। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एंटिटीज़ जो हैं इनको रिलेशन, इनका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ बाय इंटरेस्ट, वही चीज़ दोबारा वही चीज़, सारी रेपिटिशन हो रहा है इस चैप्टर में, दोबारा वही चीज दे रखी है, अगेन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ एन एनक्लोज्ड गैस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से उसकी गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल कम क्लोज टुगेदर, और वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, जो उनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस था वो कम हो जाएगा, दे विल कम क्लोजर, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। whereby increasing the temperature its volume increases। हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल से जो क्लोज टुगेदर बैठे थे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो फास्ट मूव करने लगेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर को डिस्टर्ब नहीं किया, प्रेशर उतना ही है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। Thus, by keeping equilibrium between an increase in pressure and an increase in temperature, it is possible to keep the volume constant। अभी कह रहे हैं कि अगर हम एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लें कि प्रेशर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, दोनों को एक पर्टिकुलर रिलेशन में या एक पर्टिकुलर रेशो में अगर हम इंक्रीज करें तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं, कि दोनों ऑपोजिट वेरिएबल्स हैं। नाउ अब ये करने के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल होने वाली है, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन प्रेशर। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो न्यूमेरिकल्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है। नाउ हमने ये पढ़ा है गैसेस में, छोटी क्लास में भी पढ़ी है, गैस की फॉर्मेशन में पढ़ा है, भी हाइड्रोजन में भी पढ़ा था। सर्टेन गैसेस लाइक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर कलेक्टेड ओवर वाटर, कि कुछ गैसेस को हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। जब उनका लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब गैस कलेक्ट कर रहे हैं तो हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, ये आपने पढ़ा है। लेकिन जब हम वाटर के ऊपर गैस को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो गैस कैसी होगी, शुड इट बी सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगर सॉल्युबल गैस को हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो वो तो हमारा सारा जो प्रोसेस है वही फेल हो जाएगी, क्योंकि वो सारी की सारी गैस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम ऐसी गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं जो कि इनसॉल्युबल हो वाटर में या स्पेयरिंगली सॉल्युबल हो, बहुत बहुत कम। स्पेयरिंगली सॉल्युबल मीन्स बहुत कम सॉल्युबल हो।
तो जब हम उस गैस को जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है या जो इनसॉल्युबल गैस है, जब उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आ जाता है, कितनी भी इनसॉल्युबल हो बट स्टिल इट कंटेन्स सम वाटर वेपर और सम मॉइस्चर। तो अब इस गैस का जो प्रेशर होगा, जो ये गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वो क्या होगा, उसमें वो जो वाटर वेपर है उसका प्रेशर भी इंक्लूडेड होगा प्लस गैस का प्रेशर भी इंक्लूडेड होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये पार्शियल प्रेशर्स हैं ड्राई गैस का और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर, दोनों को कंबाइन करके हम इसका टोटल जो गैस का प्रेशर है वो कैलकुलेट करेंगे। सो दीज आर नोन एज द पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। पानी जो एक्सर्ट करता है, वाटर वेपर जो एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। तो किसी गैस का जो टोटल हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, पी यहाँ पे ले रखा है टोटल प्रेशर, पी गैस प्लस पी वाटर वेपर, मतलब गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करिए प्लस जो वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसको भी हम कैलकुलेट ऐड करके टोटल वेपर जो प्रेशर है वो निकालेंगे, वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन। अब यहाँ पे दे रखा है गैस का, अगर आपको एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो आपने पी टोटल निकाला है उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करना होगा या वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस करना होगा, तो आपको गैस का एक्चुअल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे नीचे एक नोट दे रखा है दैट पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर द गैस वुड एक्सर्ट इफ इट अलोन फिल्ड द कंटेनिंग वेसल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर वाटर वेपर को हटा दें तो वो सिर्फ जो गैस रह जाएगी वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोल रहे हैं। टोटल प्रेशर क्या है, वाटर वेपर का प्रेशर प्लस दी गैस का प्रेशर, मतलब एक्वस टेंशन प्लस दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वो दोनों मिला के टोटल प्रेशर होते हैं। न्यूमेरिकल्स में ये आपको यूज करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अब एग्जाम्पल दे रखा है दैट 87 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन इज मेजर्ड एट 9 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 659 mm ऑफ Hg प्रेशर। अब देखो मॉइस्ट नाइट्रोजन है, इसका मतलब इसमें आपको वाटर वेपर का प्रेशर भी इंक्लूडेड है। Now find the volume of dry nitrogen at STP. The vapor pressure of water at 9 degree centigrade is 9 mm of Hg. अभी आप सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। ड्राई नाइट्रोजन का आप पहले निकाल लीजिए। देखो वेपर प्रेशर के साथ जो था मॉइस्ट नाइट्रोजन का कितना था, 659 mm ऑफ Hg था, और वाटर वेपर का प्रेशर दे रखा है आपको 9 mm। तो गैस का कितना हो जाएगा, 659 माइनस 9, तो आपका 650 mm ऑफ Hg जो है ये ड्राई नाइट्रोजन का वेपर प्रेशर हो गया। नाउ P1 ये वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज आपने पुट कर लिए, सिर्फ इनको सब्स्टिट्यूट कर लिए एंड यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स मत करिए, जो कैलकुलेशंस है वो ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ गिवन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज। अब इसका वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा आपको कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड और 792 mm Hg प्रेशर पे उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये आप केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा टेम्परेचर को कभी भी, बस सिंपली ये भी फॉर्मूला पुट करना है आपको एंड यू विल गेट योर आंसर। इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस गैस इक्वेशन लगा लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, आप ये ध्यान रखना, पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो, फिर उसमें जो वैल्यूज़ दे रखे हैं उनको लिख लीजिए, आप उनको एनालाइज करके ढंग से लिख लीजिए, यूनिट्स का ध्यान रखिए एंड देन यू अप्लाई योर फॉर्मूला, तो यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। Next is 1 liter of a gas at 10 degrees centigrade is heated till both its volume and pressure are tripled. Find the new temperature. ऐसा ही एक ट्रिपलिंग का हमने अभी न्यूमेरिकल पहले भी देखा था, एग्जाम्पल में ही दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1 लीटर है कोई गैस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हीट किया है, जबकि उसके वॉल्यूम और प्रेशर जब तक ट्रिपल नहीं हो गए तब तक। तो P1 हो गया, आपने P1 ले लिया P सपोज, V1 ले लिया 1 लीटर, और T1 कितना है आपको 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है, तो हो गया 283 केल्विन। अब आपको टेम्परेचर निकालना है कि कितने टेम्परेचर पे वो ट्रिपल हो जाएगी। तो देखो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ट्रिपल हो रहे हैं, तो आपने इनिशियली अगर वॉल्यूम लिया है P
तो ट्रिपल होने के बाद प्रेशर हो जाएगा 3p, वॉल्यूम अगर 1L लिया है तो वॉल्यूम यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 3L, ट्रिपल हो गया है। T2 आपको कैलकुलेट करना है। अगेन आप सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2 में, एंड यू विल गेट योर आंसर। T2 आ गया आपका 2547K। इसमें से 273 माइनस कर दिए क्योंकि हम केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्सियस में, तो योर न्यू टेम्परेचर इज 2274 डिग्री सेल्सियस। बस इतना सिंपल था ये। नेक्स्ट इज गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर अंडर STP कंडीशंस। अब आपको दे रखा है कि पहली वाली कंडीशंस तो STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नाउ एट व्हाट टेम्परेचर डज द वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोज्ड गैस बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब प्रेशर को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब आप V और T को यूज करने वाले हैं। तो V1 बाय T1 जो चार्ल्स लॉ है, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप देख लीजिए आपकी वैल्यूज क्या हैं। V1 आपका दे रखा है, V1 इनिशियल वॉल्यूम हमने V1 ही ले लिया है, और उसका जब उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय क्या है कि 1/6 हो जाता है, तो ये आप V1 बाय 6 ले लीजिए फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल टेम्परेचर 273K है क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस हैं, और फाइनल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे अगेन सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए चार्ल्स लॉ की इक्वेशन में, एंड यू विल गेट योर आंसर एज 45.5 K केल्विन। इसको केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए -273 करके, तो आपका आंसर आ जाएगा -227.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज pressure of a gas at STP is doubled and the temperature is raised to 546 Kelvin. What is the final volume of the gas? अब यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, कह रहे हैं डबल हो गया प्रेशर, टेम्परेचर भी रेज किया है, वॉल्यूम निकालना है आपको, PVT तीनों दे रखे हैं यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पहले देखते हैं। P1 इज 760 mmHg, T1 आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया, और वॉल्यूम जो है वो V1 हो गया, पर्टिकुलर उतना वॉल्यूम है। और फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो P2 कितना है, डबल्ड है, तो डबल करके 2 × 760, T2 आपको दे रखा है 546, V2 कैलकुलेट करना है। जो आपकी गैस इक्वेशन है P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2 में आप सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, एंड आपको इसमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे V2 जो है वो V1 के बराबर ही आया है। ये सब हमने जब कैंसिल कर लिया, जब कैंसिल किया सब कुछ, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आया कि अल्टीमेटली जो आपको फाइनल वैल्यू मिली है वो क्या हो गई, V2 इज इक्वल टू V1। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रेशर को भी डबल कर दिया है और टेम्परेचर को भी डबल कर दिया है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। लास्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है, that 16 gram of oxygen gas is enclosed in 1 decimeter cube flask at 25 degree centigrade। आपको गैस का वेट दे रखा है कि इतनी गैस जो है वो इतने वॉल्यूम में आ रही है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर आपको निकालना है। इफ़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट STP। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, ये आप 10th में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि मॉलिक्यूलर मास जो है गैस का वो STP पे 22.4 लीटर्स है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक डायटोमिक गैस है, O2 है ना, O का जो वेट होता है वो कितना होता है, 8 होता है, लेकिन जब O2 लिखते हैं तो वो 16 हो जाता है। मोलर मास जो है वो 32 ग्राम हो जाएगा, उसका जो वेट है। एटॉमिक मास और मोलर मास डिफरेंट है, ठीक है, 32 ग्राम हो जाएगा। तो 32 ग्राम, अब 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करिए STP पे ये गैस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 22.4 dm³ एट STP। जो 32 ग्राम है, क्योंकि यहाँ से हमें 32 मिल गया मोलर मास ऑक्सीजन का, तो फिर 16 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि 16 ग्राम का पूछा है। तो 16 ग्राम जो है, 16 ग्राम का दे रखा है, तो 16 ग्राम विल ऑक्यूपाई, उसका हाफ हो जाएगा 11.2। यहाँ पे आप P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 में सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपको प्रेशर मिल जाएगा, दैट इज 12.2 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, इसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, है ना, सब कुछ क्लियरली दे रखा है कि STP पे है, इसलिए हमने P1 1 एटमॉस्फेयर लिया है और P2 आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपके ख़त्म हो गए यहाँ पे चैप्टर। इसके बाद हम इसके पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस जो दे रखे हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, एंड देन वील मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स।
ठीक है, आप इसको करिए, न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करिए। एक बार लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो भी डेटा दे रखा है उसको हमेशा उसको लिखिए, लिख के फिर एनालाइज करो कि क्या दे रखा है। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। और अब हम इसकी एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर।